बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है वो इनपुट और आउटपुट कमांड जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं या जो प्री डिफाइंड फंक्शन है इनपुट और आउटपुट से मुतालिक, ये उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज का सवाल है चैप्टर नंबर 10 में, वो देखते हैं क्या है जी। डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करें। व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, और स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट से क्या मुराद है, और सी में किस तरह हम इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक इनपुट के बारे में और एक आउटपुट के बारे में, और दोनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ जी, मैं उसको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। एक हमारे पास जो है इनपुट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, और दूसरा हमारे पास आउटपुट से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है कि इंपॉर्टेंट इनपुट फंक्शंस के नाम लिखें और इंपॉर्टेंट आउटपुट फंक्शन के नाम लिखें। तो आसान सवाल है, सिर्फ आपने नेम मेंशन करने हैं कि सी लैंग्वेज में कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन हैं जो इनपुट के लिए यूज़ होते हैं, या सी लैंग्वेज में कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं। इसके साथ जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट की डेफिनेशन भी इन सवालों में क्लियर हो जाएगी। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन विद इन शॉर्ट क्वेश्चन, मैं अक्सर बात करता हूँ कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कोई और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी नज़र आता है। तो ये भी ऐसी है, स्टैंडर्ड इनपुट और यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट की बात भी हम करेंगे। तो जल्दी से इसकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनपुट, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग। कोई भी डाटा हो जो आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उसके एंटर करने का जो प्रोसेस है बेसिकली वो हमारे लिए क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। जो कुछ भी आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो इनपुट कहलाता है। ये डेफिनेशन हम जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ज्यादातर जो इनपुट है वो हम किसके जरिए जो है वो एंटर करते हैं, कीबोर्ड के जरिए। तो जो टर्म ये स्टैंडर्ड इनपुट है, ये बेसिकली रेफर किसको कर रही है, उस इनपुट को जो हम कीबोर्ड के जरिए करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ज्यादातर इनपुट जो है वो कीबोर्ड के जरिए की जाती है, इसलिए स्टैंडर्ड इनपुट जो है, जो टर्म है वो कीबोर्ड को रेफर कर रही है। अ प्रोग्राम में नीड सर्टन इनपुट फ्रॉम द यूजर फॉर वर्किंग प्रॉपर। बाज प्रोग्राम में आपको प्रॉपर वर्किंग जो है या उसको अपने एक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए यूजर से इनपुट रिक्वायर्ड होती है। अभी तक आप जितने प्रोग्राम्स हम बनाते आ रहे हैं अपनी टेस्टिंग के दौरान या चेक करने के दौरान, उसमें हमने फिक्स्ड वैल्यू वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाई है। फॉर एग्जांपल हमने ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर 10 स्टोर करवा लिया, बी के अंदर हमने 20 स्टोर करवा लिया, और उन दोनों को सम करके रिजल्ट को शो कर दिया। लेकिन इन रियलिटी जब आप कोई प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ उस प्रोग्राम के अंदर आपने कुछ फिक्स्ड इनपुट जो है वो यूज़ नहीं करनी होती। इनपुट आपकी जो है वो रिक्वायर होती हैं यूज़र की तरफ से। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी विंडोज़ का प्रोग्राम ओपन करें, जैसा कि हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो अब इस कैलकुलेटर के अंदर जो है वो, अगर मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है तो मुझे कुछ यहाँ रिजल्ट नज़र नहीं आया, मतलब 8 × 8 का रिजल्ट आ जाता, 9 × 6 का रिजल्ट आ जाता। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एक एप्लीकेशन मुझसे इनपुट रिक्वायर कर रही है। तो कोई भी प्रोग्राम है जनरली वो जब वर्क करेगा तो वो यूजर से इनपुट रिक्वायर करेगा, ना कि यहाँ पहले से लिखा होता 5 + 5 = 10। जैसे मैं कैलकुलेटर ओपन करता तो 10 लिखा होता। तो अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए हैं वो बेसिकली उसमें हमने फिक्स्ड इनपुट जो है वो ऑलरेडी वेरिएबल के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर कर चुके थे हम। और जस्ट क्योंकि वो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उस वक्त हमारा इशू ये नहीं था कि यूजर्स इनपुट कैसे लेते हैं। उस वक्त हमारा इशू था कि हमने कुछ बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना था। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर जो है वो आ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में, जो कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में है, तो इसलिए वो यहाँ में बता रहा है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी फंक्शन। सी लैंग्वेज के अंदर कह रहे हैं बहुत सारे फंक्शन हैं हमारे पास जो कि यूजर्स इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं।
ठीक है जी। और उन फंक्शन में हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट है जी, स्कैनफ फंक्शन है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके अलावा गेटस फंक्शन है जो स्पेशली जो है वो स्ट्रिंग डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन फंक्शन की डिटेल जो है वो टाइम टू टाइम हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिटेल में, ठीक है जी। अभी सिर्फ इनके हम नाम जो हम यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा गेट सी एच फंक्शन है जो कि एक करैक्टर यूजर से गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस तरह गेट सी एच ई फंक्शन है जो कि ऑलमोस्ट गेट सी एच की तरह ही काम करता है, एक छोटे से डिफरेंस के साथ। तो ये जो 4 फंक्शन है, जब आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट इनपुट फंक्शन सी लैंग्वेज में कौन से हैं, तो आपने इन 4 के जो है वो नाम लिख देने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आउटपुट की डेफिनेशन आ गई। प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से कुछ भी जो हम हासिल करते हैं, जाहिर बात है वो हासिल कहाँ हम करते हैं, को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर करते हैं, हम प्रिंटर के ज़रिए वो जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो लेते हैं, या फिर हम स्पीकर के ज़रिए लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये क्या कहलाती हैं हमारे पास, जो इनका हमें मिलेगा रिस्पॉन्स, वो आउटपुट कहलाएगा। द आउटपुट इज मोस्ट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। ज़्यादातर हमें पता है जैसे इनपुट जो है वो ज़्यादातर कीबोर्ड के ज़रिए जो है वो की जाती है, इसलिए स्टैंडर्ड इनपुट जो टर्म है वो कीबोर्ड से रिलेट कर गया। इस तरह जो है वो जो आउटपुट है वो हमें पता है कि ज़्यादातर हमारी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हम यूज़ करते हैं। प्रिंटर जो है वो स्कैनरी आउटपुट डिवाइसेस में आ जाएगा, स्पीकर जो है वो स्कैनरी आउटपुट डिवाइसेस में आ जाएगा। ज़्यादा जो आउटपुट का मामला है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर होता है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड आउटपुट की जो टर्म है ये बेसिकली हमारे मॉनिटर के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है जी। ये हाँ उसने बता दिया कि स्टैंडर्ड आउटपुट की टर्म हमारे स्क्रीन या मॉनिटर्स के लिए यूज़ की जाती है। रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। तो जो हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट होता है, जैसे हमने अभी तक प्रोग्राम जो किए हैं उसमें हमने फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर का अगर हमने सम जो है वो कैलकुलेट किया तो उसको हमने उस रिजल्ट को हमने डिस्प्ले भी करना है, तो वही हमारी उस प्रोग्राम की आउटपुट होती थी। सी लैंग्वेज में जैसे इनपुट के लिए फंक्शंस हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज में जो है कुछ आउटपुट के लिए भी प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद है, जैसे कि प्रिंट टाइम फंक्शन है, और जो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर। और इसी तरह जैसे स्ट्रिंग को गेट करने के लिए हमारे पास जो है वो गेटस फंक्शन था, ये स्ट्रिंग इनपुट करे यूज़र। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स, जैसे कोई नाम हो सकता है, पाकिस्तान, उस्मान, कुछ भी कोई नाम अगर एंटर करना चाहे तो वो हमारे लिए स्ट्रिंग होगी। तो अगर स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो उसके लिए गेटस फंक्शन होगा। इसी तरह स्ट्रिंग अगर आउटपुट करनी है स्क्रीन के ऊपर तो उसके लिए हमारे पास जो है वो पुटस फंक्शन होगा। तो ये गेटस पुटस जो है वो हम आगे अपने प्रोग्राम्स में भी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो ये इनपुट फंक्शंस हैं हमारे पास कुछ, और ये हमारे पास कुछ आउटपुट फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शन को इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो बारी बारी हम इनको जो है वो स्टडी करना शुरू करेंगे, फिर इनका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज का बेसिकली हमारा टारगेट है, जो आज का हमारा मिशन है, वो ये है कि हमने प्रिंट एफ फंक्शन को आज एक्सप्लेन करना है। प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो क्या है और ये कैसे काम करता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो पहले जल्दी से इसका जो डेफिनेशन पार्ट है हम वो कवर करते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसका जो है वो जो प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है उसको हम अपने कोड ब्लॉक्स के अंदर जाके, यहाँ टर्बो C++ में जाके उसको ट्राई करते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन, ये तो हमें पता चल चुका है कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो एक आउटपुट फंक्शन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल होता है डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो हमें ऊपर क्लियर हो चुका है। ये डिस्प्ले कर सकता है टेक्स्ट को, कॉन्स्टेंट्स को, और जो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज हैं उनको, कहाँ, स्क्रीन के ऊपर, एक खास फॉर्मेट के अंदर। वो खास फॉर्मेट कैसे है या वो क्या है, वो इंशाल्लाह आगे इसके सिंटेक्स में भी हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा कह रहे हैं यूज होने वाला फंक्शन सी लैंग्वेज में किस मकसद के लिए, आउटपुट के लिए, वो कौन सा है, प्रिंट एफ फंक्शन। इसको प्रोनाउंस भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं, प्रिंट एफ, ठीक हो गया। यानी बोलने में ये आप इसको प्रिंट एफ ही कहेंगे। तो नीचे देख लेते हैं, जिसका सिंटेक्स भी उसने हमें दे दिया क्या है कि प्रिंट एफ फंक्शन को हमने लिखना कैसे है। और आप ये चीज़ जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन हम अपने तमाम जो हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं उनके अंदर हम देख चुके हैं प्रिंट एफ फंक्शन। लेकिन उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अभी क्योंकि मैं प्रिंट एफ फंक्शन के ऊपर बात नहीं करूँगा, ये चैप्टर नंबर 10 में आएगा, तो वो अब वक्त आ गया कि अब हम प्रिंट एफ फंक्शन को, इसके जो इश्यूज़ हैं या इसकी जो डिटेल है वो उसको इंशाल्लाह हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। तो सिंटैक्स इसका यह है कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, printf, जो कि एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, ये हम आइडेंटिफायर में पढ़ चुके हैं। और printf फंक्शन के अंदर हमने दो चीज़ें मेंशन करनी है, एक हमने करनी है फॉर्मेट स्ट्रिंग और दूसरी हमने करनी है आर्गुमेंट लिस्ट।
अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है और आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, ये इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई फॉर्मेट स्ट्रिंग। पहली चीज क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, और दूसरी आर्गुमेंट लिस्ट। तो इन दो चीजों को अब हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो किस में लिखी जाती है, डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। वो भी इंशाल्लाह इसको लिख के हम चेक करेंगे कि डबल कोट्स कहाँ हम यूज करते हैं। और इसका एक और नाम भी है फॉर्मेट स्ट्रिंग का, कंट्रोल स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो मतलब ऐसी स्ट्रिंग जो आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, या ऐसी स्ट्रिंग जो आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर। तो इसलिए इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग का जो है वो नाम दिया जा रहा है। अच्छा, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, या फॉर्मेट स्ट्रिंग किन चीजों पे मुश्तमिल है, वो तीन चीजें हैं। नंबर 1 इज द टेक्स्ट, नंबर 2 इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड नंबर 3 इज द एस्केप सीक्वेंस। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये क्या है, इसका एक पूरा सवाल इंशाल्लाह आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आएगा। एस्केप सीक्वेंसेस क्या है, इसकी भी डिटेल आगे एक पूरा हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अब जितनी बात हो रही है यहाँ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये वो मैसेज है जो आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर नाम से बता रहा है कि इस हिस्से का काम क्या है, जो हम आउटपुट करना चाहते हैं उसके फॉर्मेट को स्पेसिफाई करेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी जो वेरिएबल वैल्यूज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है जी, वो हम कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये चीज तय होगी फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू। ठीक हो गया। एस्केप सीक्वेंसेस क्या है, ये स्पेसिफाई करते हैं आउटपुट के फॉर्मेट को। फॉर एग्जांपल के स्पेस कितनी होनी चाहिए एक वर्ड की दूसरे वर्ड से, न्यू लाइन के ऊपर जो है वो पहली आउटपुट पहली लाइन में आनी चाहिए, फिर दूसरी आउटपुट नई लाइन में आनी चाहिए, एक आउटपुट का दूसरी आउटपुट के दरमियान 3 टैब्स का फासला होना चाहिए। तो इस किस्म की जो फॉर्मेट है वो हम एस्केप सीक्वेंसेस के थ्रू करेंगे। लेकिन जो वेरिएबल वैल्यूज को हमने डिस्प्ले करना है, कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर करेगा। और बाकी जो टेक्स्ट होगा वो सिंपल मैसेज है जो भी आप स्क्रीन के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये तीनों चीजें किसके अंदर शामिल हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर या कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर। इसको इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। मैं फिर इन चीज़ों से रिलेट करूंगा बाद में भी, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी सिर्फ हम डेफिनेशन पार्ट के ऊपर जो है वो, ताकि ये हम इसको डिस्कस कर लें। आर्गुमेंट लिस्ट उसके बाद हमारे पास आ गया। दूसरा पार्ट देखें ना, हमने सिंटेक्स में क्या चीज़ पढ़ी, प्रिंट एफ के अंदर एक फॉर्मेट स्ट्रिंग, उसकी बात हमने अभी की डेफिनेशन में, और दूसरी चीज आर्गुमेंट लिस्ट। तो आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, आर्गुमेंट लिस्ट में कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, या एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है जी। जिन वैल्यूज को जो है हम स्क्रीन जिनकी वैल्यूज को हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, कोई कांस्टेंट जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, या कोई एक्सप्रेशन रिजॉल्व करके उसका रिजल्ट या उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे, अगर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट हो तो उनको हम सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है जी, वो आगे एग्जाम्पल में जो है वो नीचे हमें बता देगा। और वैल्यू जो है वो आर्गुमेंट की वो प्रिंट होंगी अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल जितने आपने वैल्यूज प्रिंट करनी है उतने ही आप फॉर्मेट स्पेसिफायर भी मेंशन करेंगे अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर। तो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर एक वैल्यू के लिए, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरी वैल्यू के लिए। इसलिए वो कह रहा है कि जितने भी आर्गुमेंट जो हैं उनकी जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो उन फॉर्मेट स्पेसिफायर के मुताबिक ही प्रिंट होंगी, उसी तरतीब से प्रिंट होंगी जिस तरतीब से आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर मेंशन किए हुए हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर मेंशन किए हुए हैं। इस बात के आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा कि जो %d है दैट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये इंटीजर नंबर के लिए यूज होता है। जो %c है ये कैरेक्टर नंबर्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो %f है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह फॉर्मेट स्पेसिफायर का आगे जो है वो एक सवाल भी आएगा, तो उसमें बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। फिर वक्त जो मेन हमारा कंसर्न होता है वो इन्हीं 3 के साथ होता है, तो वो 3 हमारे इंशाल्लाह इसी सवाल में क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद हमें वो कह रहा है कि ये फॉर्मेट जो एग्जाम्पल के साथ अभी हमें वो बताएगा कि फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज अगर हम करें बगैर आर्गुमेंट लिस्ट के तो कैसे होगा।
तो सिंपल उसका तरीका यह है कि प्रिंट एफ फंक्शन और डबल कोट्स के अंदर आप वो जो भी टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं वो आप लिखते हैं। तो यहाँ डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया उसने, हेलो वर्ल्ड। तो सिंपली क्या होगा कि जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, ये स्टेटमेंट चलेगी, तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब देखें इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग तो आपको प्रिंट ऐप में नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ जो है वो फॉर्मेट जो क्या कहते हैं उसको, दूसरा पार्ट जो है हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट वाला जो पार्ट है वो नजर इसमें आपको नहीं आ रहा। तो बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि सिंपल आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, तो फिर आप आर्गुमेंट लिस्ट जो है बेशक जो है वो ऑप्शनल है, बेशक आप वो ना लिखें। तो ये उसकी मिसाल है कि अगर आपने सिंपल को मैसेज डिस्प्ले करना है आउटपुट के ऊपर, तो फिर आप जो है सिंपल प्रिंट ऐप जो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया ये, इसके नीचे उसने एक्सप्लेनेशन दे दी है कि इस एग्जांपल में जो प्रिंट ऐप फंक्शन है उसमें सिर्फ क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये वाली, ये डबल कोट्स के अंदर जो लिखी है, और कोई आर्गुमेंट लिस्ट भी नहीं है और कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल करेगी क्या, ये डिस्प्ले कर देगी हेलो वर्ल्ड जो है वो टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर। तो आप देखें फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हमने कहा कि 3 चीजें होती हैं, टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस। अब ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज हुई है ये वाली, तो इसमें सिंपल क्या यूज किया हमने, सिंपल टेक्स्ट यूज किया। इसमें ना तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको नजर आ रहा है और ना ही आपको एस्केप सीक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। और दूसरी एग्जांपल उसने दी है, कह रहे हैं जी कि अगर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज करें सिंगल आर्गुमेंट के साथ, जो कि हम अपने प्रोग्राम में यूज भी करते आ रहे हैं, तो उसकी मिसाल उसने कुछ यूं दी है कि हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है और ये आर्गुमेंट लिस्ट है। ठीक है जी। तो देखें फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हमने ये जो योर मार्क्स वाला हिस्सा है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये हिस्सा कहलाएगा टेक्स्ट कहलाएगा। ठीक हो गया। और ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये परसेंटेज डी वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये ऊपर लिखा भी होगा ये, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये पूरी क्या कहलाएगी, ये पूरी क्या कहलाएगी, यहां तक डबल कोट्स, ये कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाएगी। और ये जो कॉमा एम लिखा हुआ है, एम इज अ आर्गुमेंट। ठीक है जी। ये जो आर्गुमेंट लिस्ट हम कह रहे हैं, तो इस वक्त हमारी लिस्ट में कितने आर्गुमेंट्स हैं, सिर्फ एक आर्गुमेंट है। और ये आर्गुमेंट किसके लिए है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी, ये करेगा ये परसेंटेज डी को। ठीक है जी। हमें ऊपर बात किया है कि जो आर्गुमेंट्स की वैल्यू होती हैं वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर के तहत जो है वो प्रिंट होती हैं। तो इस जो एम है, ये जो आर्गुमेंट है हमारे पास, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है ये परसेंटेज डी। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रिंट फंक्शन में कितने आर्गुमेंट हैं, एक। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कितने हैं, एक। और अगर यहाँ 2 आर्गुमेंट होते, जो कि आगे एग्जांपल में वो बता देगा, तो फिर यहाँ 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। ठीक हो गया। तो ये बल्कि उसने यहाँ बता दिया कि फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर हम यूज करते हैं मल्टीपल आर्गुमेंट के साथ, तो फिर क्या होगा, देखें इसमें ये वाला पार्ट योर मार्क्स आर, ये क्या हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, योर मार्क्स आर, और ये पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर। और उसके बाद फिर आगे जो लिखा हुआ है ये एंड ग्रेड इज, ये फिर क्या हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा, वहां प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और फिर इसके बाद ये क्या है, ये कोर फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो इसमें 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज किए हैं कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर। ये पूरी क्या है, ये पूरी क्या है, कंट्रोल स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो इस कंट्रोल स्ट्रिंग में कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हमने, 2, परसेंटेज डी और परसेंटेज सी। और इसी तरह अगर 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं तो फिर यकीनन 2 आर्गुमेंट भी होने चाहिए, क्योंकि इन आर्गुमेंट्स की वैल्यू अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उनके तहत ही प्रिंट होंगी। तो एम जो है उसकी वैल्यू प्रिंट कौन करेगा, एम की वैल्यू कौन प्रिंट करेगा, ये डी फॉर्मेट स्पेसिफायर। और जी की वैल्यू कौन प्रिंट करेगा, ये सी। ठीक है। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा लेंगे कि एम किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, और जी किस टाइप का वेरिएबल है, करैक्टर टाइप का। क्योंकि जी वेरिएबल की वैल्यू कौन प्रिंट कर रहा है, परसेंटेज सी। और परसेंटेज सी जो है दैट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि करैक्टर वैल्यू के लिए यूज होता है। और इस तरह परसेंटेज जो डी है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो कि इंटीजर वैल्यू के लिए यूज होता है। इस तरह जो है वो परसेंटेज एफ भी हो सकता था आगे, अगर 3 आर्गुमेंट होते तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी वो भी प्रिंट कर लेते। तो ये हो गया भाई हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल मल्टीपल आर्गुमेंट्स के साथ। आगे उसमें से एग्जांपल को जो है वो थोड़ा
और बता दिया है जैसे मैंने अभी हमने बात की, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास जो है वो हो गया प्रिंट एफ, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, बहुत दफा पेपर में है। एक तो ये हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो ये हर, और प्रोग्राम आगे जितने भी आपने प्रोग्राम्स बनाने हैं उन प्रोग्राम्स में आपने प्रिंट एफ का इस्तेमाल तो करना ही करना है। तो अगर आपको इस सवाल की समझ नहीं आएगी तो फिर आप प्रोग्राम में भी आउटपुट जो है वो, उसमें भी प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इस प्रिंट एफ फंक्शन को बेहतरीन तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आउटपुट करने के लिए ये समझें कि हमारे कोर्स में और भी आउटपुट के फंक्शन है, लेकिन हमारे कोर्स में समझेंगे एक इकलौता फंक्शन है जो हम यूज करेंगे आउटपुट के लिए। क्योंकि पुट एस फंक्शन तो स्पेसिफिकली किसके लिए होगा, स्ट्रिंग आउटपुट के लिए होगा। ये जो ऊपर हम दूसरा जो आउटपुट फंक्शन है ये वाला, तो हम तो यूज ज्यादा कौन सा करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन ही यूज करेंगे। तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं जी। तो कोड ब्लॉक्स जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। बेसिक से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके बारे में तो ऑलरेडी आप जो है जानते हैं। तो यहाँ प्रिंट एफ की थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। हमने प्रिंट एफ की वहाँ 3 बेसिकली शेप्स देखी हैं। एक प्रिंट एफ जो सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट कर रहा है, उसमें आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं है, कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है। दूसरी हमने उसकी जो शेप देखी वो हमने देखी प्रिंट एफ फंक्शन विद 1 आर्गुमेंट। फिर हमने देखा प्रिंट एफ फंक्शन विद मल्टीपल आर्गुमेंट। तो उसी को हम यहाँ जो है वो ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ को वेरिएबल हम ले लेते हैं ए, बल्कि पहले सिंपल इसको लिख लेते हैं प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ आ गया, और ये डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड। कुछ भी लिख सकते हैं, हम हेलो पाकिस्तान लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और यहां सेमीकोलन लगा दिया हमने। तो ये देखें, ये प्रिंट एफ फंक्शन है, इसमें कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं, क्योंकि अगर आर्गुमेंट लिस्ट होती तो यहाँ कॉमा लगा के मैं उन कुछ एक्सप्रेशन के, कुछ वेरिएबल्स के यहाँ नाम लिखता। तो यहाँ क्योंकि आर्गुमेंट लिस्ट ऑप्शनल है मेरे, और मुझे सिंपल एक मैसेज को प्रिंट करना है, इसलिए मुझे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है तो कॉमा भी नहीं लगेगा। और आर्गुमेंट, और ये जो हमारे पास इस वक्त ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग कहेंगे। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है प्रिंट एफ में, वो फॉर्मेट या कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाएगी। और हमें पता है कि फॉर्मेट और कंट्रोल स्ट्रिंग 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। नंबर 1 इज अ टेक्स्ट, नंबर 2 इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकते हैं उसके अंदर, एंड नंबर 3 इज द एस्केप सीक्वेंसेस। लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है यहां से लेके यहां तक, इसमें कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d या %f या %c नहीं है। सिंपल टेक्स्ट है और कोई एस्केप सीक्वेंस भी नहीं है। तो ये सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट करेगी एज इट इज। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया स्क्रीन पे, हेलो पाकिस्तान प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर हम एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, यहां इंट ए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम का, क्योंकि हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। इस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर कर लिया, ए स्टोर कर लिया, 10 वैल्यू हमने स्टोर कर ली। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने लिख दी, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। अब अगर मैं चाहता हूं इस वेरिएबल को प्रिंट करूं से, तो मैं क्या करूंगा, यहां मैं लिख दूंगा %। अब मुझे देखना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करने लगा हूं मैं, कि मुझे देखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल मैं प्रिंट करना चाहता हूं स्क्रीन पे, वो वेरिएबल की टाइप क्या है। ठीक है जी, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो मुझे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा उसको प्रिंट करने के लिए। अगर वो करेक्टर है तो मुझे %c यूज करना पड़ेगा। अगर वो फ्लोट है तो मुझे %f यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो इस वक्त वेरिएबल है a, वो इंटीजर है, तो हम क्या यूज करेंगे, d फॉर डेसिमल आप कह लें उसको। तो अब हम आगे लगाएंगे कॉमा, क्योंकि अब ये डबल कोट वाला पार्ट है, ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, और कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या लिख दिया, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कॉमा। आगे जब इधर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने लिख दिया है, तो फिर लाजमी है कि आप इधर आर्गुमेंट लिस्ट में एटलीस्ट एक वेरिएबल या एक एक्सप्रेशन लाजमी लिखें। क्या आपने ये %d किसके लिए लिखा है, तो हमने ये %d किसके लिए लिखा है, a के लिए, तो a यहां लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास कि अब ये a की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें अगर एरर नहीं है तो ये हम इसको चला के देख लेते हैं। तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, सिंपल
10 प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया? सिंपल 10। अब देखें सिंपल लिखा हुआ 10, तो मैं चाहता हूं उसमें कुछ मेंशन भी हो जाए कि ये 10 क्या है। ये 10 भाई ए की वैल्यू है, तो वो टेक्स्ट भी साथ लिखा है। तो मैं चाहता हूं साथ लिखा है ये वैल्यू ए की है, तो मैं लिखूं, इधर लिख देते हैं हम उसको वैल्यू ऑफ ए इज, क्या लिखा हमने? वैल्यू ऑफ ए इज। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये टेक्स्ट है, ये एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज, और इज के बाद क्या लिख दिया? परसेंटेज डी। तो अब आप सोचेंगे कि क्या स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा? वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी? नहीं, जहां फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा ना कंट्रोल स्ट्रिंग में, उस जगह पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये परसेंटेज डी पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो आर्गुमेंट लिस्ट में पहला वेरिएबल या एक्सप्रेशन क्या है? ए। तो इस परसेंटेज डी की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो लिखा आएगा वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो इसको चला के हम देख लेते हैं। तो अभी क्या आ गया? अभी थोड़ा क्लियर हो गया ना, तो हमने साथ मैसेज भी लिख दिया, वैल्यू ऑफ ए इज 10 हो गया हमारे पास। तो आप ये आगे भी लिख सकते हैं, मतलब आप कहें जी परसेंटेज डी के बाद में, यानी कि ए के बाद लिखा है कि 10 इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आप ऐसे लिख लें, आप परसेंटेज शुरू में लिख लें। जहां भी परसेंटेज डी है, ये पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो ये ढूंढेगा अपने पहले आर्गुमेंट को। तो परसेंटेज डी अब जो पहला है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका पहला आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट लिस्ट में किसको ढूंढेगा? मिलेगा इसको ए मिल जाएगा। तो ये ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी परसेंटेज डी की जगह। ठीक है जी। फॉर्मेट स्पेसिफायर आउटपुट में एज इट इज प्रिंट नहीं होता, याद रखना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह क्या प्रिंट होगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको चला के आप देख लें बेसिकली। तो 10 इज द वैल्यू ऑफ ए, तो क्या लिखा हुआ है? 10 इज द वैल्यू ऑफ ए। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल है, तो हम ये लिखते हैं एक और वेरिएबल ले लेते हैं बी, और उसमें भी कुछ स्टोर कर लेते हैं 20। हम यही करते आ रहे हैं, ए में 10 और बी में 20, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम बी की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप पहले तय कर लें कि हम यहाँ क्या लिखना चाहते हैं, यानी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, हम नोटपैड पहले ओपन करते हैं, वहाँ आउटपुट तय करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट ने हमें एक छोटी सी क्या रिक्वायरमेंट दी है। उसने रिक्वायरमेंट ये दिया है कि स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और बीच में क्या हो? कामा हो, ऐसे। वो कह रहा है कि जो भी ए और बी की वैल्यूज हो वो ऐसे लिखी हुई नजर आए। तो आप देखें रिक्वायरमेंट हमारे सामने आ गई है कि a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू कामा b इज इक्वल टू 20। मैं थोड़ा सा इसको साइज ज्यादा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक हो गया। तो रिक्वायरमेंट हमारी ये है आउटपुट की। तो अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? ये सारा हमने कहां मेंशन करना है? कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखा आ रहा है? a इज इक्वल टू, वो तो एज इट इज लिखा आना चाहिए, वो तो सिंपल है। आप क्या लिख दें यहाँ? a इज इक्वल टू। ठीक हो गया। a इज इक्वल टू के बाद क्या है? a की वैल्यू। जहां वैल्यू आएगी ना, वहां आपने वैल्यू नहीं लिखनी, बल्कि आपने फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखना है। तो किसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं? ए की। ये 10 जो है किसकी वैल्यू है? ए की। तो यहां क्या लिख देंगे? परसेंटेज डी। ठीक है, और आगे क्या है? आगे है कामा, तो कामा भी एज इट इज प्रिंट होना चाहिए। तो आगे डी के बाद क्या लगा दें? कामा लगा देते हैं। और उसके बाद क्या है? b इज इक्वल टू 20। तो पहले क्या आएगा? b इज इक्वल, ये भी टेक्स्ट है, तो b इज इक्वल टू वो टेक्स्ट लिख दिया, जैसे हमने a इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया था, तो b इज इक्वल टू टेक्स्ट का मतलब है एज इट इज, जो आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। b इज इक्वल, अब मुझे बताएं b इज इक्वल के आगे क्या होगा? क्या b इज इक्वल के बाद मैं 20 लिख दूं? भाई ये तो फिक्स आ जाएगा ना, स्क्रीन के ऊपर लिखा जाएगा B20। अगर कल को कोई इसकी वैल्यू चेंज करता है तो फिर भी क्या लिखाएगा? B20 है। हमें यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं लिखनी, हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज डी, क्योंकि बी भी क्या है? इंटीजर वेरिएबल है। तो अब देखें, इस कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर दोनों चीजें मौजूद है, टेक्स्ट भी मौजूद है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी मौजूद है। ये
टेक्स्ट भी मौजूद है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी मौजूद है। एस्केप सीक्वेंस अभी तक हमने यूज नहीं किया, वो आगे इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर है? दो, पहला ये %d और दूसरा ये %d। अब आप खुद सोचें, ये %d किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपने पुट किया है? ए की, तो ए लिख दिया आपने आर्गुमेंट लिस्ट में। ये कंट्रोल स्ट्रिंग, ये सारी कंट्रोल स्ट्रिंग है ना यहां तक जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद क्या, कामा लगाना है आपने, और कामा लगाने के बाद पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए आपने पहला वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए है? ए की, तो ए लिख दिया। उसके बाद कामा बी इज इक्वल टू फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किस मकसद के लिए, किसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए? बी की वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो कामा बी लिख देंगे, ठीक हो गया। तो अब ये ए किसके लिए, इसकी वैल्यू कौन प्रिंट करेगा? पहला आर्गुमेंट है ना ये ए आर्गुमेंट लिस्ट में, तो पहले आर्गुमेंट की वैल्यू पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट करेगा, दूसरे आर्गुमेंट की वैल्यू दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट करेगा, तीसरे की वैल्यू तीसरा प्रिंट करेगा, जहां जहां भी आपने लिखा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं वो बेसिकली वेरिएबल्स की वैल्यूज को या एक्सप्रेशन की वैल्यूज को प्रिंट आउट करेंगे। तो अब स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा नजर आएगा, a इज इक्वल टू 10 कामा b इज इक्वल टू 20। तो इन %d की जगह वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको चला के देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। तो लिखा क्या आया, देख लें आप, इसके जरा इसको भी सामने रखें, लिखा है a इज इक्वल टू 10 कामा b इज इक्वल टू 20, ठीक हो गया। तो ये मल्टीपल आर्गुमेंट जो है वो भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फिर उसके हिसाब से आपको मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर भी जो है वो यूज करने पड़ेंगे। इसी तरह जो है वो हम एक और वेरिएबल यहाँ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल करैक्टर वेरिएबल ले लेते हैं, करैक्टर सी, और सी के अंदर बल्कि इसी इधर से हम इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आपको याद होगा, डिक्लेरेशन के वक्त उसमें वैल्यू आप स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ जो है वो हम इसके अंदर क्या स्टोर करें, सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी $साइन या हैश हम स्टोर कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो आउटपुट है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि जी हमारी आउटपुट कुछ ऐसे हो, ए, उसके बाद जो है वो जो भी सिंबल मैं सी में स्टोर करूं वो सिंबल जो है वो ए से पहले आए। तो अभी क्या है, हैश, तो हैश से आना चाहिए, हैश ए हैश बी। तो कहता है अब आउटपुट आपकी ये आनी चाहिए, और ये जो सिंबल है ये भी वेरिएबल में उसने स्टोर कर दिया, सी वेरिएबल में। कहता है जो भी सी वेरिएबल में सिंबल लिखूं वो सिंबल ए से पहले भी आ जाए, बी से पहले भी आ जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, आप खुद बताएं। ए से पहले आए, क्या है ए से पहले, सी, ए से पहले क्या है, सी, सी वेरिएबल की वैल्यू। तो यहां हैश नहीं लिख देना आपने, बल्कि यहां सी को प्रिंट करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए वो लिखना है। तो वो क्या है, %c, वो क्या है, %c। इसी तरह बी से पहले भी क्या लिख देंगे, %c, ठीक हो गया। लेकिन अब आप सोचें कि कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गए हैं, 1 2 3 4। ये पहला परसेंटेज फॉर्मेट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, ये किस वेरिएबल के लिए है, सी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। तो यहां पहला आर्गुमेंट भी फिर क्या आ जाएगा, ये आर्गुमेंट सारे मैं खत्म कर देता हूं ये। तो पहला आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, सी वेरिएबल। उसके बाद आगे चलेंगे, a इज इक्वल टू %d, ये %d किसको प्रिंट करने के लिए, a की वैल्यू को। तो दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, a। उसके बाद आगे चलेंगे कामा, और कामा के बाद फिर क्या आ गया, %c, ये %c किसके लिए है, c को प्रिंट करने के लिए। तो फिर क्या लगा देंगे, c, और ये फिर उसके बाद आखिरी b इज इक्वल टू %d, ये %d किसके लिए है, b के लिए। तो आखिरी कामा के बाद हम क्या लगा देंगे, b। तो 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं इस पूरी कंट्रोल स्ट्रिंग में, तो 4 ही हमारे पास आर्गुमेंट्स होंगे। वो आर्गुमेंट को वेरिएबल भी हो सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। इसको अब रन करके देखते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इधर पूरी हुई है कि अभी नहीं हुई। तो रन करते हैं इसको। तो स्क्रीन पे क्या नजर है हमारे पास, बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट है, हैश ए इज इक्वल टू 10 कामा हैश बी इज इक्वल टू 20। आप इसको क्लोज करना चाहें तो आप इनको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसको ऐसे क्लोज कर दें, ऐसे क्लोज कर दिया हमने, ठीक है जी। देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, अदरवाइज हम उसको गैप में लिखेंगे। तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो समझे हमारे क्लाइंट ने दी थी हमें, तो वो रिक्वायरमेंट ये थी कि आउटपुट ऐसे आनी चाहिए,
तो आउटपुट ऐसे आ गई। अब वो कल को अगर चेंज भी करवाता है इसकी वैल्यू सी की, फॉर एग्जांपल सी की जगह डॉलर साइन कर देता है, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ए से पहले और बी से पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, जो है वो डॉलर साइन प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट को, इसको मैं स्क्रीन को बंद करता हूँ, इसको दोबारा हम रन करते हैं। तो अब आप देखें हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, डॉलर साइन ए इज इक्वल टू 10 कामा डॉलर साइन बी इज इक्वल टू 10। तो होपफुली थोड़ा सा अंदाजा आपको हो गया होगा कि प्रिंट एफ फंक्शन को हमने यूज कैसे करना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और प्रिंट एफ फंक्शन आगे भी आएगा, एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, तो फिर इंशाल्लाह प्रिंट एफ फंक्शन के ऊपर जो है वो और भी हम बात करेंगे। तो अभी तकरीबन इस लेक्चर में तो महर में टाइम हमारे पास थोड़ा सा बहुत थोड़ा रह गया, तो इसको हम थोड़ा वाइंड अप कर देते हैं आप। और इसमें एक चीज़ याद रखिए, जैसे मैंने बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज़ करने आर्गूमेंट्स के लिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये तरतीब चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ ए और सी बाद में लिख देता हूँ, यहाँ भी बी पहले लिख देता हूँ, सी बाद में लिख देता हूँ। तो अब देखें ये परसेंटेज सी अपनी वैल्यू प्रिंट करने के लिए, ठीक है जी, इस परसेंटेज सी की जगह अब किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ए की। ए क्या है, इंटीजर, लेकिन ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये तो करैक्टर को जो है वो करैक्टर के लिए यूज हो रहा है। तो अब हमारी आउटपुट जो है वो सारी खराब हो जाएगी। इसी तरह ये परसेंटेज डी दूसरा जो है ये इंटीजर को प्रिंट करना था, लेकिन यहां हमने जो है क्या लिख दिया, सी लिख दिया। सी एक करैक्टर टाइप वेरिएबल है। तो अब हमने सब इधर गड़बड़ कर दी है। तो अभी जरा देखें इसको रन करके आउटपुट क्या आती है। देखें ए इज इक्वल टू 36, कोई डॉलर साइन नहीं आया, कामा आगे एक अननोन सा करैक्टर आ गया और बी इज इक्वल टू 36 ना ए में है, 36 ना बी में है। लेकिन आपको पता है वो अब आस्की का इस्तेमाल कर रहा है, आस्की कोड जो है वो प्रिंट कर रहा है। तो बहरहाल हमारी जो आउटपुट है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने ये तरतीब खराब कर दी है। तो इसलिए उसने कहा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग जो उनके वेरिएबल्स होंगे उन्हीं की वैल्यूज जो है वो प्रिंट करेंगे और उन्हीं के मुताबिक होने चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ परसेंटेज सी लिखा है पहले, तो इसका मतलब है पहला जो आर्गुमेंट होना चाहिए वो करैक्टर टाइप होना चाहिए। अगर परसेंटेज डी दूसरे नंबर पे लिखा है तो फिर दूसरा आर्गुमेंट इंटीजर टाइप होना चाहिए। अगर परसेंटेज सी लिखा है तीसरा, तो तीसरा आर्गुमेंट करैक्टर टाइप होना चाहिए। और फिर परसेंटेज डी है तो फिर वो इंटीजर टाइप होना चाहिए। तो ये हमारे वापस जो है वो आउटपुट आ गई। तो ये है हमारे पास प्रिंट है फंक्शन, और इसकी एक छोटी सी हमारे पास कह लें कि एक छोटा सा उसका प्रैक्टिकल। इसको आप थोड़ा सा खुद ट्राई कीजिएगा, ये सवाल भी तैयार कीजिएगा, बड़ा लाजमी क्वेश्चन है और आगे आपको बड़ा हेल्पफुल होगा जब हम इंशाल्लाह प्रोग्राम्स बनाए होंगे। फर्दर इसके ऊपर अभी इंशाल्लाह एक्सरसाइज करते रहेंगे हम और इसमें चीज़ें ट्राई करेंगे। एस्केप सीक्वेंस की बात भी होगी। आप बार बार सोच रहे होंगे कि इस पूरी कंट्रोल स्ट्रिंग में एस्केप सीक्वेंस कौन सा है, तो वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं सिंपल बता देता हूँ। ऐसे एस्केप सीक्वेंस स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जो कि आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कामा के बाद जो आउटपुट है ना, अभी तो एक लाइन में आ रही है ना, वो नई लाइन में आए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ /n। तो वो जो एस्केप सीक्वेंस है उनको जो है वो स्लैश के साथ मेंशन करते हैं, /n, n फॉर न्यू लाइन। तो अब ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा आउटपुट का, ये पहली लाइन में, उसके बाद एक लाइन का गैप होगा, यानी न्यू लाइन पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, अगला हिस्सा वहां प्रिंट होगा। तो इसको आप चला के देख लें। अब देखें क्या हुआ है, पहले $10 और फिर नई लाइन पे क्या प्रिंट होगा, $b=20। ये शुरू में स्पेस क्यों है, ये बी से पहले, वो इसलिए आई है, हमने यहाँ स्पेस दे दी थी, क्योंकि स्पेस भी जो है वो आउटपुट में काउंट होगी। तो अब आप देख लीजिए सेपरेट लाइन के अंदर जो है वो दोनों आउटपुट नजर आ रही हैं। तो अब आप क्लियर होगा कि ये पूरी कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट भी अवेलेबल है, ये जो ए इज इक्वल है ये टेक्स्ट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी अवेलेबल है जैसे कि %c, और एस्केप सीक्वेंस भी अवेलेबल है। तो कंट्रोल स्ट्रिंग जो है वो अब तीनों चीज़ों पे मुश्तमिल है, ये हमने पढ़ा था। तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। इसके साथ बाकी आर्गुमेंट लिस्ट में जो है वो एक ऑप्शनल है, आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अगर आपने सिंपल मैसेज प्रिंट करना है। तो बच्चे आज के लेक्चर में जो है वो इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दे ताकि मैं उसको आंसर करूँ। बाकी इंशाल्लाह इसको फर्दर प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी हम। शुक्रिया।